हाय दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। आज हम आप लोगों के समक्ष लाए हैं एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न। आइए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। यदि आप कह रहा है कि यदि आप हिमालय के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन से पौधे वहाँ स्वाभाविक रूप से बढ़ते देख सकते हैं। यानी कह रहा है कि यदि आप हिमालय के माध्यम से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर आप निम्नलिखित में से कौन से पौधे वहाँ स्वाभाविक रूप से बढ़ते देख सकते हैं। तो पहला ओके या ओक, आप लोग को पता है ओक एक पौधा है। दूसरा रोडोडेंड्रॉन, तीसरा चंदन। इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पौधा हम देख सकते हैं? तो इनमें से हम दो पौधा देख सकते हैं। एक से अधिक, क्योंकि ओक भी देख सकते हैं और ड्रोन भी देख सकते हैं, लेकिन चंदन जो है वो दक्षिण भारत की तरफ होती है। ठीक, चंदन जो है दक्षिण भारत में होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कर्नाटक, ऐसे मैं बोल दे रही हूँ, कर्नाटक के जंगलों में मिलता है। केरला हो गया, या इस जगह पर ये जो है क्या मिलता है, तो चंदन मिलता है। तो ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह एक लिप्टिस के वृक्षारोपण का विरोध करता है। पर्यावरणीय, वन जीव संरक्षण समूह, कागज निर्माता, माचिस निर्माता। तो ये कह रहा है कि लिप्टस में आप लोग जानते होंगे कि सफ़ेदा, जो गांव में सफ़ेदा होता है, सफ़ेदा वो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। जिस जगह पे रहता है उसको क्या करता है, उसकी पत्तियां कुछ लंबी लंबी रहती हैं अर्जुन की तरह। वो क्या करता है कि वहाँ पर आसपास जितनी भी खेत रहते हैं उसको बंजर बना देता है और उसमें फसल नहीं निकलने देता। तो आइए देखते हैं, पर्यावरणीय विधि, वन जीव संरक्षण समूह, कागज निर्माता या माचिस निर्माता। आने कह रहा है कि समूह, कौन सा समूह लिप्टिस की वृक्षारोपण का विरोध करता है। तो कौन सा विरोध करता है? तो पर्यावरणीय विधि, ये यहाँ पे बी होगा, पर्यावरणीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीम की पेड़ ने एक स्रोत के रूप में औद्योगिकी महत्वपूर्ण प्राप्त कर लिया है। यानी कह रहा है कि जो नीम का पेड़ है, जैसे आप लोग के द्वार पे होगा नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ क्या किया है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिकी प्राप्त कर लिया है। तो क्या किया है, जैव कीटनाशक और प्रजनन विरोधी यौगिक है। प्रजनन विरोधी, ये प्रजनन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। प्रजनन विरोधी योग जल उर्वरक और केसर विरोधी दवा है। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और प्रजनन विरोधी यौगिक है, या कैंसर विरोधी दवा, जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक है। तो क्या है ये? तो ये है जैव विरोधी, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और प्रजनन विरोधी योग है। क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब ये नीम फल लगता है और ये जब गिरता है तो इसको लोग बीन कर रखते हैं, तो इससे तेल भी बनाते हैं और खेत में भी डालते हैं, तो जिससे कि बंजर जो ज़मीन होती है उसके कीटों को मारता है। तो जैव उर्वरक हो गया, जैव कीटनाशक यानी आप लोग पता है कि मतलब उर्वरक एक खाद भी हो गया, और जो जैविक कीटनाशक होते हैं उनको मारता भी है। और प्रजनन विरोधी यानी ये फसल उगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे है कि निम्न
कह रहा है कि नीम का पेड़ अब कृषि, पशु चिकित्सालय, सौंदर्य प्रसाधन और विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में व्यवसायीकरण के व्यापक दायरे के कारण महत्व प्राप्त कर रहा है। ठीक, महत्व प्राप्त कर रहा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, महत्व प्राप्त कर रहा है। पर्यावरण के अनुकूल और पोषक तत्वों का प्राकृतिक स्रोत होने के कारण नीम की खाद और कीटनाशक की कृषि में विशेष रूप से पूरे विश्व में जैविक खेती क्षेत्रों में लागू करना पसंद किया जाता है। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन की बात आई है। नाइट्रोजन के नुकसान को कम करने के लिए नीम उत्पादों के साथ यूरिया की कटिंग को प्राथमिकता दी गई है। यानी कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा है खेत में, जैसे आप लोग का जब इस समय रोपनी मतलब धान की रोपाई चल रही है, तो जब हमारी जो धान का फसल है उसका विकास नहीं होता है, तो जाहिर सी हम यूरिया डालते हैं खेत में नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए। तो हम उसकी जगह पे जैविक खादें डालें, यानी खुद से तैयार किया गया खाद डालें, जैसे कि नीम हो गया, जैसे गोबर हो गया, इन सब खादें डालें तो इसकी नाइट्रोजन अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सुगंध प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। यानी कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सुगंध प्रमुख वृक्ष प्रजाति है। वन उष्णकटिबंधीय, नम पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन है, इंग्लिश में लिखा गया है, नम पर्णपाती वन। फिर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ वन, घास के मैदान के साथ शीतोष्ण वन। तो इसमें से कौन सा सुगंध प्रमुख वृक्ष प्रजाति है, तो वो है वन उष्णकटिबंधीय नम पर्णपातीय वन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्य पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक, इनमें से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक से अधिक, इनमें से सभी। तो किस में पाए जाते हैं, तो मुझे पता है कि हिमाचल जो है ये पहाड़ी इलाका है। हिमाचल जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो इसमें दूर दूर तक कहीं वर्षा नज़र नहीं आएगी, तो इसमें तो नहीं पाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पूर्वी क्षेत्र का है, यानी ये जो भारत है और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ भर भर के वर्षा होती है। और मिजोरम में भी भर भर कर वर्षा होती है। तो एक से अधिक। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पता नहीं जल चक्र संदर्भित करता है, यानी जल चक्र किसको संदर्भित करता है, तो अपेक्षाकृत सूक्ष्म क्षेत्र में पानी के पुनर्चक्रण का एक एकीकरण प्रयास है। समुद्र से जमीन और फिर से समुद्र में पानी की लगातार आवाज आए। जल भराव से अत्यधिक ग्रस्त क्षेत्रों में पानी का वैज्ञानिक प्रबंधन है। अपेक्षाकृत सूक्ष्म क्षेत्रों में जल वितरण की योजना बनाना। यानी कह रहा है कि जल चक्र संदर्भित किससे है, तो किससे है, तो समुद्र से जमीन और फिर से समुद्र में पानी की लगातार आवाज़ आए। यानी कह रहा है कि ये समुद्र से जमीन फिर से समुद्र में पानी की लगातार आवाज़ आए। आप लोगों को पता है कि जो जल चक्र है वो समुद्र से ही बनाता है। जैसे कि जब समुद्र में, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी बड़ा है, समुद्र में कैसे जल चक्र बनाता है, कैसे क्या होता है, कैसे वो समीर आता है, कैसे चक्रवात आता है, इसकी हम अगला सेशन में वीडियो लेकर आएंगे। फिर कह रहे हैं भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य कर दिया है। यानी कह रहा है कि वो और चूककर्ताओं को दंडित करने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है। यानी कह रहा है कि वो भारत का कौन सा राज्य है जो जल संचय को
लागू कर दिया है, अगर जो नहीं करेगा नुकसान करेगा, अपनी छत पे वो जल संचय करे, और अगर जो नहीं करेगा उसको वो दंड देगा। तो कौन सा राज्य है? जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, पंजाब। ये पंजाब है, पंजाब। तो इसमें आप लोग सोचते होंगे कि राजस्थान जो है इसमें वर्षा कम होती है तो यहीं पर होगा। नहीं, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु है। इसको ये कह दिया है कि जल संचय करना अनिवार्य है। और तमिलनाडु आप लोग को पता है कहाँ है? यहाँ पे कौन सा पहाड़ी पाई जाती है, ये बताइए आप लोग कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? कौन सी पहाड़ी पाई जाती है तमिलनाडु में? चलिए आगे सेशन देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। कह रहे हैं कि आज पश्चिम राजस्थान में दुख की बात यह है कि छत पर वर्षा जल संचय की प्रथम काम हो रही है, क्योंकि बारहमासी नहर के कारण भरपूर पानी उपलब्ध है। हालांकि कुछ घरों में अभी भी टांगों का रख रखा है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। गांधीनगर, इंदिरा गांधी नहर, ये नहर है बाबू, सॉरी ये नहर है, इंदिरा गांधी नहर, गांधी नगर नहर और इंदिरा गांधी नहर, JL नेहरू नहर और राजीव गांधी नहर, ये सब नहर कर लेना आप लोग, नहर है। कौन सा ऐसा नहर है जो भरपूर मात्रा में क्या करती है? राजस्थान को दुख की बात यह है कि छत पर वर्षा जल संचय की प्रथम काम हो रही है, क्योंकि बारहमासी नहर के कारण भरपूर पानी उपलब्ध है। हालांकि कुछ घरों में अभी भी टैंकों के रख रखाव है, नल का पानी स्वाद पसंद नहीं है। तो कौन सा नहर है? तो है इंदिरा गांधी नहर। देखिए यहाँ पे दिया भी है, यहाँ पे दिया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक डॉक्टर कंवर सेन को माना जाता है। यह नहर राजस्थान का एक प्रमुख नहर है। फिर कह रहा है इस नहर का पुनः उद्घाटन 31 मार्च 1958 में, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि 31 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई देखिए बहुत बड़ा है ये। कुल लंबाई कितना है? इंदिरा गांधी की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 480 किलोमीटर राजस्थान में है और 169 किलोमीटर राजस्थान के बाहर है। नहर राजस्थान के 9 जिलों को पार करती है। कौन कौन? देख लीजिए ध्यान से, पूछ सकता है ये। नहर राजस्थान के 9 जिलों को पार कर सकती है। बाड़मेर को, बीकानेर को, चूरू को, हनुमानगढ़ को, जैसलमेर को, जोधपुर को, श्री गंगानगर को, झुंझुनू और नागौर को। अगला क्वेश्चन, ये व्हाट्सएप को बहने देने की वजह, इसका संग्रह और भंडार क्या है? अरे ये व्हाट्सएप नहीं है, ये है कि जैसे कि ये है वर्षा जल, ये वर्षा है। वर्षा को बहने देने की वजह उसका संग्रह और भंडार है। बहुउद्देशीय परियोजना, हमें वर्षा जल संचय, बांग्लादेश ड्रिप सिंचाई, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो क्या है? तो ये है हमें वर्षा जल संचय, यानी हमें वर्षा जल को संचय करना चाहिए। फिर कह रहा है कि हमें अपनी जल संसाधनों की संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो स्वास्थ्य के खतरों में खुद को बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हमारे प्राकृतिक परिस्थितियों तंत्र को संचरण को रोकने के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें अपनी जल संसाधन संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है?
क्यों है? तो एक से अधिक है, क्योंकि स्वास्थ्य खतरों में खुद को बचाने के लिए, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेघालय के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस है? ये बांस है, बांस से ड्रिप सिंचाई विधि है। तो मणिपुर में, मेघालय में, असम में या तमिलनाडु में? तो कहाँ है? तो ये मेघालय में। आप लोगों को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है। फिर कह रहा है अत्यधिक वाष्प उत्सर्जन का कारण क्या है? O2 है, ये जैसे ये से है, O2 है। कह रहा है CO2 है, या फिर कह रहा है कि O3 है या N2 है। तो क्या है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा है O2। निम्नलिखित में कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह नहीं है, अफजलउल्लाह खान नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला नहीं है, राजेंद्र लाहौरी नहीं है। तो कौन सा नहीं है? राजेंद्र लाहौरी है ये, लाहौरी। ठीक, तो कौन सा नहीं है? तो ये भगत सिंह नहीं है। आप लोगों को पता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी कांड की तरफ जाने वाली ट्रेन से लूटपाट हुई थी, और वहीं पर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास ये लिखने वाला पेन नहीं है, तो इसीलिए मैं स्क्रीन पे नहीं लिख सकती। आप लोग लिख लीजिए कि 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें वो थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, अशफाक उल्लाह खान थे, और रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहौरी को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह इस षड्यंत्र से मतलब इस षड्यंत्र में नहीं थे। भगत सिंह जो थे वो फिर से कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की भाईवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने किए थे? तो बोल भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या सी.आर. दास। तो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों पर मुकदमे की पैरवी जो किए थे, वो किए थे बोल भाई देसाई ने किए थे। बोल भाई देसाई एक वकील थे, और इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों पर आधिकारिक रूप से जो गिरफ्तार कर लिए गए थे, उन पे इन्होंने 1945 में, आप लोग लिख लीजिएगा, 1945 में लाल किले मुकदमे के ये सिलसिला था। जैसे लाल किला जो था ना, लाल किला के मतलब लाल किला के मुकदमे के ये सिलसिला था 1945 में था, ये 1945 में, और ये उसी के बारे में ये पैरवी किए थे। फिर कह रहे हैं भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आप लोग को पता होगा, एक पूछता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सुचित्रा कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, नीता सेनगुप्ता या एनी बेसेंट है ये, एनी बेसेंट ठीक। तो ये है एनी बेसेंट, ये वाला सही है, एनी बेसेंट थी। कहते हैं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे? तो 1920 में, 1930 में, 1940 में, 1941 में। तो 1920 में ये असहयोग आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 1920 में किए थे।
फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, यानी ये कह रहा है कि कौन सा सही है निम्नलिखित में। तो कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक विनय नीति से संबंधित है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो सती प्रथा से संबंधित है, और लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि से संबंधित है। तो मैं बता दूं कि इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये सही है क्योंकि स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो विनय है ये किससे संबंधित है, तो ये सती प्रथा से संबंधित है, यानी ये सती प्रथा से संबंधित है। ये पूछा जाता क्वेश्चन है बहुत भर भर के, सती प्रथा से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक विनय जो है वो किससे संबंधित है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है विनय वो किससे संबंधित है, लॉर्ड कैनिंग किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्रांतिकारी समय गवर्नर जनरल था। ये लॉर्ड जो कैनिंग है ये क्रांतिकारी जब हो रही थी उसके समय ये गवर्नर जनरल था, ठीक, गवर्नर जनरल था 1857 में। और आप लोगों को पता है 1857 में क्रांति किसने किया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली से है, नहीं, लॉर्ड जो डलहौजी है वो किससे है, तो वो विलय नीति से है, विलय नीति, विलय नीति से है, ठीक, विलय नीति। तो ठीक है, धन्यवाद। अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे मुझे भी समझ में आए कि मैं आप लोग के समक्ष प्रश्न कैसे बनाकर लाऊं।